हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिस मुद्दे पर अक्सर चुप्पी होती है, बहस नहीं होती है। सिविल सर्विसेज जो देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा है, जहां पर यूपीएससी पास करना अपने आप में एक गर्व की बात है, एक गौरव की बात है। वर्दी पहनना, कुर्सी पाना, अधिकार पाना यह केवल नौकरी नहीं है, ये बहुत बड़ी सामाजिक उपलब्धि भी मानी जाती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या पद मिलना भी सम्मान मिलने का प्रमाण है? क्या भारत में आज भी पद और सम्मान दो अलग अलग यात्राएं हैं? वास्तव में जाति को लेकर एक बहुत अच्छी रिपोर्ट पब्लिश हुई बीबीसी हिंदी पर, बीबीसी न्यूज़ पर हिंदी में, जहां पर पुलिस विभाग और अफसरशाही में जातिगत भेदभाव कितना गहरा, इसका एक अध्ययन किया गया। और इस अध्ययन को ही लेकर आज मैं आपके सामने हूं। आपको पहले यह समझना होगा, जाति के मुद्दे पर अगर हम बात कर रहे हैं तो भारत में जाति और वर्ग दो अलग मुद्दे हैं, कास्ट और क्लास। भारत में अक्सर ये तर्क दिया जाता है कि अब जाति नहीं वर्ग मायने रखता है, लेकिन भारत की न्यायपालिका ने भी, विशेषकर सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे बहुत ही सरलीकृत निष्कर्ष कहा। यहाँ पर जाति वर्ग है, कास्ट इज अ क्लास। नॉर्मली देशों में क्लास डिफरेंशिएशंस होते हैं, हमारे यहाँ कास्ट को ही क्लास मान लिया जाता है कई बार। यहाँ तक कि इस इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाति भारतीय समाज में सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन की सबसे विश्वसनीय पहचान है। यानी कोर्ट ने क्लास को नहीं नकारा, पर यह माना कि भारत में क्लास अपलिफ्टमेंट हमेशा ही कास्ट स्टिग्मा को समाप्त नहीं करता है। ध्यान रखिएगा, बाद में एम नागराज वाद में भी, जर्नैल सिंह के वाद में भी सुप्रीम कोर्ट ने भी यह रेखांकित किया कि सामाजिक पिछड़ापन केवल आर्थिक नहीं होता है, वह ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और संरचनात्मक भी होता है। जुडिशरी ने बार बार ये कहा कि जो कास्ट है वो बर्थ बेस्ड स्ट्रक्चरल आइडेंटिटी है, जबकि क्लास आपका इकोनॉमिक पोजीशन है जो कि समय के साथ साथ बदला जा सकता है। इसीलिए भारत में क्लास मोबिलिटी नहीं होती है, कास्ट मोबिलिटी के साथ साथ आपकी क्लास में मोबिलिटी हो सकती है, लेकिन वो कास्ट में मोबिलिटी नहीं होती। आप जिस जाति से हैं, समाज का जो मानसिक संरचना है वो वैसे ही आपको ट्रीट करता है। और इसके प्रभाव और परिणाम हाल फिलहाल में जब IPS अधिकारी आत्महत्या करते हैं जातिगत भेदभाव का आरोप लगाते हुए, और ऐसी कई सारी घटनाओं के साथ क्लियर होता है। देखिए, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि सिस्टम में किस तरीके से जाति प्रथा का प्रभाव है SC ST समुदाय के लोगों के लिए। इस स्टडी में बहुत क्लियर से समझाया गया, मैं उसको आपको और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। यूपीएससी की अगर हम बात करें तो 2018 से 2022 के बीच लगभग 24% IPS उम्मीदवार जो थे वो SC ST वर्ग से थे, यानी कि प्रवेश के द्वार खुले हैं। लेकिन ऊंचे पदों पर अगर हम देखें, टॉप लेवल पर अगर हम देखें, तो संसदीय समिति की 2023 की रिपोर्ट है जो कहता है कि डायरेक्टर और उसके ऊपर 12.5% या करीब करीब 13% के आसपास SC ST आपको मिलेंगे, और सचिव स्तर पर केवल 4 अधिकारी मिलेंगे आपको SC ST के, यानी कि अराउंड 4.6% के आसपास। ये है एंट्री के बाद आगे जाने की व्यवस्था। अब महत्वपूर्ण क्या है कि भारत में अगर हम पुलिस की बात करें तो कुल जवान करीब 20,50,000 के आसपास हैं, जिसमें SC 16% हैं, ST 11% हैं। पर उच्च रैंक में अगर हम DSP और ASP से ऊपर की लेवल की बात करें तो केवल 1,677 SC अधिकारी आपको मिलेंगे। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये जो सिस्टम हमने बनाया है वहाँ पर आप कितना भेदभाव देख पा रहे हैं, आगे बढ़ने के मामलों में कितना भेदभाव देख पा रहे हैं। देखिए, आज भेदभाव ओपन नहीं होता है, ओपन दिखाया भी नहीं जाता है। यह हमारे माइक्रो बिहेवियर्स में, यानी कि छोटे छोटे व्यवहारों में, इनफॉर्मल ग्रुप्स में, नेटवर्किंग सर्कल्स में, कॉरिडोर के कमेंट्स में, इन सब चीज़ों में दिखाई देता है। कोई धीरे से बोलता है पहले योग्यता साबित करो, ये वाला जो बार बार योग्यता को लेकर के डिबेट की जाती है, कहीं ना कहीं से एक तरीके से हैरेस करने की कोशिश की जाती है। कई अफसर कहते हैं फैसलों में बराबरी है, लेकिन स्वीकार्यता में बहुत दूरी है। अब देखिए, आप तो सोचते होंगे कि IPS बन गए, अब क्या प्रॉब्लम है, आप नहीं कंप्लेन कर पा रहे हो। आप समझ रहे हैं,
आप क्यों चुप हो, आप तो आईएएस हो। अब आप समझिए, सिस्टम को भी समझिए। तो अगर हम देखें तो शिकायत और चुप्पी के बीच में बड़ा विरोधाभास सा दिखाई देता है। अगर हम चुप्पी की बात करें तो आप समझिए इस तरीके से कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने अनुसूचित जातियों की शिकायतें 2022-23 में करीब 56,000 से ज़्यादा दर्ज की। बहुत सी सरकारी सेवाओं से भी दर्ज की, लेकिन जो डीओपीटी है वो कहता है कि पिछले 5 वर्षों में हमें एक भी आधिकारिक जाति शिकायत अधिकारियों द्वारा नहीं प्राप्त हुई। यानी कोई समस्या ही नहीं है या किसी के पास शिकायत करने का साहस ही नहीं है। और इसी को मैं कह रहा हूं, ये इंस्टीट्यूशनल साइलेंस कल्चर है। तो सवाल यह है कि जब कुछ गलत महसूस होता है, कुछ गलत व्यवहार होता है, तो अधिकारी आवाज क्यों नहीं उठाते हैं और वे चुप्पी क्यों साध लेते हैं। और इस चुप्पी को हम 3 लेयर्स में समझेंगे। सबसे पहली है पेशेवर चुप्पी, जिसको हम प्रोफेशनल साइलेंस कह सकते हैं। देखिए, सिविल सर्विसेज का एक कल्चर है कि वहां पर डिसिप्लिन होती है, न्यूट्रलिटी होती है और हायरार्की होती है। यहां आवाज उठाना अक्सर यह समझा जाता है कि आप सिस्टम के खिलाफ जा रहे हैं, सिस्टम के खिलाफ बोल रहे हैं और आपके व्यवहार को कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने वाला व्यवहार माना जाता है, एटीट्यूड प्रॉब्लम समझा जाता है। इसीलिए अधिकारी ये सोचता है कि अपनी गरिमा बचाए रखिए, संस्थान को चुनौती देना बेहतर नहीं है। दूसरा होता है सामाजिक चुप्पी। दूसरी लेयर एक सामाजिक चुप्पी की भी है। हमारा समाज अक्सर कहता है कि इतना सब कुछ मिल गया है, फिर अब भी आपको शिकायत है, और क्यों है। यानी प्रिविलेज का अनुमान के सामने अनुभवों का एक तरीके से उनको छोटा कर दिया जाता है, उन अनुभवों को महत्व नहीं दिया जाता है। इसीलिए कई अधिकारी इंटरनली डिसाइड करते हैं कि मेरी आवाज दबेगी मेरी सफलता के द्वारा, लेकिन भीतर यह भावना रहती है कि मुझे स्वीकारा ही नहीं गया है, केवल सहा जा रहा है। सिस्टम में केवल एंट्री दी गई है और बाद में सहा जा रहा है। तीसरी बड़ी चीज होती है संस्थागत चुप्पी, जो कि इंस्टीट्यूशनल साइलेंस कह सकते हैं, जिसको व्यवस्था की गई है कि आप शिकायत करिए, लेकिन विश्वास नहीं। क्योंकि अफसर जानते हैं कि कंप्लेंट जो है वो उनकी फ्यूचर पोस्टिंग को अफेक्ट करेगी। करियर ट्रेजेक्टरी जो है उसमें धीरे धीरे कुछ अल्टरेशंस ले आएगी अगर हम कंप्लेंट और इस तरीके की गतिविधियां करेंगे। और अक्सर सिस्टम पीस को और जस्टिस को ज़्यादा तरजीह देता है, इसीलिए साइलेंस कहीं ना कहीं सिस्टम में एक सर्वाइवल स्ट्रेटेजी बन जाता है। मुद्दा यह है कि इसका समाधान क्या हो सकता है, इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो पहला तो नीतिगत लेवल पर इसे सॉल्व किया जा सकता है। हमने हमेशा चर्चाओं में देखा है कि जो सिविल सेवाएं हैं उसमें भी सूक्ष्म जातिगत पूर्वाग्रह अभी तक समाप्त नहीं हुए हैं। सवाल यह है कि इनको हम हल कैसे करें। तो देखिए, हमें बहुत सारे रचनात्मक कदम उठाने पड़ेंगे। अगर हम पॉलिसी लेवल की बात कर रहे हैं तो एसीआर और परफॉर्मेंस रिव्यू में बायसनेस को कम करने के नियम बनाए जाने चाहिए। प्रमोशंस में रिप्रेजेंटेशन का एक ऑडिट भी होना चाहिए और नियम ऐसे हों जिसमें किसी को भी, जिसके पास स्किल हो, डिग्निटी हो, उन सबको सुरक्षित करते हुए उन सबको प्रमोशन का अधिकार मिले। पॉलिसीगत चेंज सबसे पहले करने होंगे और निश्चित तौर पर एक रिप्रेजेंटेशन जो हो रहा है ऊपर, उसका एक ऑडिट होना चाहिए। दूसरा, प्रशिक्षण व संस्कृति। देखिए, सिविल सर्विसेज की जो एकेडमीज में हैं उनके मॉड्यूल्स में अधिकारियों को यह सिखाया जाना चाहिए कि डाइवर्सिटी का महत्व होता है, सोशल सेंसिटिविटी क्या होती है और वो कितनी महत्वपूर्ण है। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेटर्निटी को भी उन्हें बहुत इनकलकेट करवाना चाहिए, क्योंकि ट्रेनिंग कल्चर बाद में चल के एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर बनता है और उस चीज़ पर बहुत ज़्यादा सेंसिटाइज किया जाना चाहिए हमारे अधिकारियों को। तीसरी चीज़, संस्थागत सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। यानी कि जो कंप्लेंट्स हैं वो पहली बात तो अनाम रूप से की जा सकें, ओपन नेम से कंप्लेंट करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। जो शिकायत निवारण तंत्र है उसको बेहतर और एक तरीके से फेयर बनाए जाने की आवश्यकता है। इसका मतलब कि जब भी कोई अधिकारी कंप्लेंट करे तो उसको अपने करियर को लेकर के कोई थ्रेट फील ना हो, प्रोटेक्शन उसे मिले और उस प्रोटेक्शन के अंतर्गत वो अपनी समस्याओं को बता सके। और इसके साथ साथ सामाजिक पूंजी निर्माण पर भी ध्यान देना चाहिए। एससी
एसटी ऑफिसर्स जो हैं उनके मेंटोरशिप ग्रुप्स बनाए जाने चाहिए, पीयर सपोर्ट नेटवर्क बनाया जाना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन इनका हायर लेवल पर और ज़्यादा बेहतर किया जाना चाहिए, क्योंकि जब रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा तो बिलोंगिंग्स बढ़ेंगी, जब बिलोंगिंग्स बढ़ेंगी तो बायसनेस घटेगा। तो इस प्रकार ये बहुत ज़रूरी है। आप इसको जातिवाद, भेदभाव या आलोचना के नज़रिए से मत देखिए, आप इसको इस नज़रिए से देखिए कि ये हमारी वर्तमान समय की आवश्यकता है कि समाज का एक वर्ग जो अधिकारी बनने के बाद भी अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है, अपनी डिग्निटी के साथ उसे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, जहां पर वो डिसीजन मेकिंग के टॉप लेवल पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है, वो सिलेक्टेड आईएएस ऑफिसर है, सिलेक्टेड पीसीएस ऑफिसर है, सिलेक्टेड आईपीएस ऑफिसर है, उसके बावजूद वह अगर भेदभाव को महसूस कर रहा है, तो आप भारत के समाज की गहराई में छुपे हुए इस भेदभाव के आधार को कितना बेहतर समझ सकते हैं सिर्फ इतनी सी बात से कि आप टॉप पर पहुंचने के बाद भी वो उस भेदभाव को दूर नहीं कर सकते। देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यह कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र केवल तभी सफल हो सकता है जब सामाजिक लोकतंत्र भी उसके साथ आए। सिविल सर्विसेज में राजनीतिक शक्ति मिलती है, पर सामाजिक बराबरी अभी भी पूरी तरीके से परिपक्वता की प्रक्रिया में ही है। यह बात आप ध्यान रखिएगा। आखिर में एक बात बिल्कुल सरल तरीके से मैं आपसे कहूँगा कि भारत में अवसरों को लोकतांत्रिकरण कर दिया गया है, सबको अवसर मिलते हैं लोकतांत्रिक ढंग से। अब हमें सम्मान के लोकतांत्रिकरण करने की आवश्यकता है। यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस जैसे संस्थाएं जो हैं, ये केवल प्रशासनिक संरचनाएं नहीं हैं, इनसे सामाजिक परिवर्तन किया जा सकता है और इनको सामाजिक परिवर्तन के सूचक यानी कि सिंबल के तौर पर भी समाज में दिखाया जा सकता है। यह मुद्दा किसी एक वर्ग या किसी एक समुदाय के लिए ही केवल नहीं है, यह भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता का प्रश्न है कि हमारा लोकतंत्र कितना मैच्योर हो रहा है। हमारा प्रश्न केवल और केवल किसी एक वर्ग के प्रोटेक्शन के लिए नहीं है। हमारा प्रश्न है कि किसी को गिराए बिना सबको बराबरी तक लाना है हमें, और ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर अंबेडकर मानते थे कि संविधान ये कोई दस्तावेज नहीं है, ये सामाजिक क्रांति का एक उपकरण होना चाहिए, और आज हम उसी क्रांति को पूरा करने की यात्रा में हैं। तो हमें जहाँ पर पद मिल रहा है वहाँ प्रतिष्ठा भी मिलनी चाहिए, हमें समाज से जो गरिमा मिलनी चाहिए, एज अ अधिकारी जिनको मिलनी चाहिए उन्हें गरिमा भी मिलनी चाहिए। कुर्सी उपलब्धि दिला सकती है, लेकिन सम्मान दिलाना राष्ट्र की चरित्र की एक परीक्षा है, और मुझे विश्वास है कि हमारा देश, हमारा समाज इस चरित्र की परीक्षा को भी पास करेगा। सबको सबका वाजिब हक के साथ साथ सबको सबका वाजिब सम्मान भी देगा। आप भी अपने विचार कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि क्या आपको, अगर आप डिप्राइव्ड समुदाय से आते हैं, तो क्या आपको आज भी वह भेदभाव महसूस होता है या नहीं होता है, या फिर अगर आप नहीं आते हैं तो आप ये बताइए कि क्या वास्तव में आपने उस भेदभाव को दूर करने के लिए खुद से कुछ कदम उठाए हैं। आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बता देता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। इसके साथ साथ हमारा 2027 का प्रतिज्ञा प्लस बैच शुरू हो रहा है, जो कि 12 नवंबर से शुरू हो रहा है शाम को 6 बजे से। इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको 2027 की फुल प्रिपरेशन कराई जाएगी, अलॉन्ग विद बुक्स, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, नोट्स, एवरीथिंग। तो आपको क्या करना है, ये बैच ज्वाइन करना है। पीके लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, इससे आपको बहुत ही बड़ा डिस्काउंट हमारे कोर्स में मिल जाएगा। आप स्टडी IQ से कोई भी कोर्स लेते हैं तो आपको पीके लाइव कोड इस्तेमाल करना चाहिए, एक अच्छा डिस्काउंट मिले। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।